Electric field due to a thin, infinite, uniformly charged sheet. एक शीट है, इनफाइनाइट डायमेंशन है, 2 डायमेंशनली है, और ये यूनिफॉर्मली चार्ज है। और इस पर चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा कूलम पर स्क्वायर मीटर। और आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है जहां आपको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। आर डिस्टेंस पर यहाँ एक पॉइंट है पी। पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए पॉइंट पी के अराउंड एक सर्कुलर सरफेस आपने कंसीडर की, और ये सर्कुलर सरफेस का रेडियस हमने कल कितना लिया था, x। और सरफेस से चार्ज सी शीट से पॉइंट P का डिस्टेंस है r। गॉसियन सरफेस बनाने के लिए आपने एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस कंसीडर की है, इस शीट के आर पार निकलती हुई, शीट के आर पार निकलती हुई गॉसियन सरफेस दूसरी साइड तक, उतना ही डिस्टेंस तक जितना डिस्टेंस आपका एक साइड है, जितनी लेंथ एक साइड है, ये डिस्टेंस है क्या, आर। कितना इसने अपने अंदर एनक्लोज कर लिया चार्ज, इसने शीट का ये पार्ट अपने अंदर एनक्लोज कर लिया, जिसकी रेडियस भी कितनी है, एक्स ही है, सर्कुलर रेडियस है। स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स linked with a small area element d phi e equals E dot dx. Total electric flux linked with Gaussian surface phi e total integration of d phi e close integration of E ds। और यहां आपने इस क्लोज्ड सरफेस को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक पार्ट आपकी कर्व सरफेस और 2 पार्ट आपके फ्लैट फेसेस। इंटीग्रेशन EDS over curved surface plus twice into integration EDS E vector dot ds vector over flat surface। अब फ्लैट सरफेस पर आप देखें, ये आपका n कैप है, और ये आपने क्या लिया, ds वेक्टर। और यहाँ अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और n कैप की डायरेक्शन सेम है, दोनों ही फ्लैट सरफेसेस पर।
ये आपका एन कैप हो गया, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वही है। लेकिन अगर कर्व सरफेस पर आप देखेंगे तो कर्व सरफेस पर आपका एन कैप और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ कर्व सरफेस के लिए, कर्व सरफेस के लिए इंटीग्रेशन ई डी एस cos 90 ओवर कर्व सरफेस प्लस ट्वाइस इंटू इंटीग्रेशन ई डी एस cos 0, किसके लिए? फ्लैट सरफेस के लिए। कल कई की कॉपी में मिस्टेक दिखाई दी कि यहाँ ई वेक्टर डी एस वेक्टर लिखा हुआ है, फिर जब आपने इसका मैग्नीट्यूड लिया है, कॉस लगाया है, तो इसके ऊपर से वेक्टर हट जाएंगे, क्योंकि आपने दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट ले लिया। अब ये वेक्टर्स नहीं रहे, अब ये वेक्टर्स नहीं रहे, स्केलर क्वांटिटी बन गई ये, ठीक है। ये तो पूरा का पूरा आपका जीरो हो गया, ट्वाइस इंटीग्रेशन ऑफ ds ओवर फ्लैट सरफेसेस, ठीक है। ड्यू टू सिमेट्री ऑफ गॉसियन सरफेस, E is constant all over flat surfaces। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, क्योंकि डिस्टेंस सेम आ रहा है। तो इसलिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड जब कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर निकाल सकते हैं। अब क्या बना? टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आपका बन गया ट्वाइस ई इंटीग्रेशन ऑफ ds, और कहाँ है ये इंटीग्रेशन? फ्लैट सरफेसिस पर है। तो ट्वाइस ई और ये छोटा छोटा ds यहाँ जोड़ते जोड़ते बन जाएगा पूरा सर्किल। सर्किल का एरिया कितना बनेगा? ये सर्किल के एरिया पाई एक्स स्क्वायर। ये आ गया टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैथमेटिकली। उसके बाद लगाएंगे क्या? गॉस थ्योरम। बाय गॉस थ्योरम टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू 1 by epsilon naught into charge enclosed by Gaussian surface। कितना चार्ज इसने एनक्लोज कर लिया अपने अंदर? ये वाला चार्ज एनक्लोज कर लिया। कैसे निकालेंगे? ये एरिया जो रेड शेडेड है इनटू सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो क्या बनेगा? एरिया तो हो गया आपका कितना? पाई एक्स स्क्वायर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। तो पाई एक्स स्क्वायर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये भी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है गॉस थ्योरम से, ये भी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है मैथमेटिकली। दोनों एक ही एरिया से लिंक्ड है, एक ही सरफेस से लिंक्ड है। तो 2 ई पाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, दोनों लेफ्ट साइड इक्वल कर दीजिए। क्या बना आपके पास? आपके पास रिलेशन आया 2 ई पाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स पाई एक्स स्क्वायर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। पाई कैंसिल, एक्स स्क्वायर कैंसिल, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट न्यूटन पर कूलम। और यहाँ आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इस फॉर्मूले में डिस्टेंस खत्म हो गया, इस फॉर्मूले में डिस्टेंस खत्म हो गया। इसका मतलब एक लार्ज चार्ज शीट है, इसके पास में क्लोज अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे तो फिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं रहता, इंडिपेंडेंट हो गया, डिस्टेंस से ही इंडिपेंडेंट हो गया। डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट हो गया मतलब यहाँ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाना है ये, ठीक है। अब इसी डेरिवेशन में थोड़ा सा इससे आगे की बात भी आती है। थोड़ा सा इससे आगे की बात क्या आती है? क्या? फॉर थिक शीट। अभी हम डेरिवेशन कर रहे थे किसके लिए? थिन शीट के लिए कर रहे थे। थिन शीट का मतलब इस अपनी शीट की थिकनेस, इसकी लंबाई चौड़ाई डायमेंशंस के रेस्पेक्ट में जीरो है।
लेकिन अगर थिक शीट है तो थिक शीट पर दो सरफेस होगी, थिन शीट पर एक सरफेस है। और अगर ये थिक शीट हुई तो इस पर दो सरफेसेस होंगी। दो सरफेसेस होंगी इस पर। एक सरफेस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा 1, और इसके पीछे वाली सरफेस पर जो हमें दिखाई नहीं दे रही सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा 2। दोनों पर सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है। थिक शीट और थिन शीट में क्या डिफरेंस है? थिक शीट और थिन शीट, ये थिन शीट है, इससे भी थिन समझ लीजिए, इसकी तो फिर भी दो सरफेस है, इतनी पतली कि उसकी एक सरफेस है। और ये पूरी नोटबुक ये थिक शीट हो गई। एक बार यहाँ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और यहाँ भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है दोनों तरफ। दोनों साइड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सेम भी हो सकता है, दोनों साइड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग भी हो सकता है। तो हम अलग अलग वाली कंडीशन करते हैं, इसी में सेम वाली कंडीशन में निकल आएगी। तो फिर यहाँ आपको आर डिस्टेंस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। डिस्टेंस पर डिपेंडेंट ही नहीं है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा एक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वन साइड ऑफ थिक शीट, अनदर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेकेंड साइड ऑफ थिक शीट। तो कुल मिलाकर के कितना इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ? ये हो गया आपका 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 न्यूटन पर कूलम। दिस इज ड्यू टू थिक शीट। और इस थिक शीट में भी अगर दोनों साइड सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है तो फिर यहाँ सिग्मा 1 सिग्मा 2 दोनों की जगह सिग्मा ले लिया जाएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इसका आंसर आ जाएगा। इसी में एक क्वेश्चन और आता है कि पहले आपसे ये डेरिवेशन करवाई और फिर कहा कि अगर दो शीट हो, अगर दो शीट्स हैं तो फिर क्या होगा उनके बीच में या उनके दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यही यही सब कुछ आपको करना है। एक शीट ये रही जिस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी है कितनी, सिग्मा 1। दूसरी शीट भी इसके आसपास ही रखी हुई है, दूसरी शीट, इस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा 2। अब यहाँ तीन रीजन बन जाते हैं, ये बना रीजन 1, ये बना रीजन 2, और इन दोनों के बीच में बना क्या, रीजन 3। तीनों रीजन में अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। कैसे होगा? रीजन 1 में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है E1 ड्यू टू फर्स्ट शीट, एक और इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू सेकेंड शीट, कितना, E2। ऐसे यहां ले लेंगे, यहां पहली वाली शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम इट E1, दूसरी वाली शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम इट E2। तीसरे रीजन में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट वाली शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड E1 अवे फ्रॉम फर्स्ट शीट, ओके। सेकेंड वाली का भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां होना है बट अवे फ्रॉम द सेकेंड शीट, दिस इज E2 वेक्टर। क्लियर हुआ? अब कुल मिलाकर के कितना होगा, यहां आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, यहां आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा E1 वेक्टर माइनस E2 वेक्टर। वैसे तो मुझे प्लस करना चाहिए लेकिन E2 क्योंकि E1 के अपोजिट में है मैंने इसे मान लिया। और किस डायरेक्शन में होगा, अलोंग स्ट्रॉन्गर फील्ड। डिपेंड करता है कि सिग्मा 1 सिग्मा 2 क्या क्या है। अगर E1 स्ट्रॉन्गर है तो E1 की डायरेक्शन में आएगा ये, और E2 स्ट्रॉन्गर है तो E2 की डायरेक्शन में आ जाएगा। लेकिन यहाँ दोनों ही डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन एक ही है, तो मैं गड़बड़ कर गया, मैं बीच वाला लिख गया। ये बन गया आपका इस रीजन में अवे फ्रॉम शीट्स। थर्ड सेकंड वाले रीजन में भी बिल्कुल यही का ये रहेगा, क्या कितना रहेगा बोलो, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर न्यूटन पर कूलम, क्या किस डायरेक्शन में, अवे फ्रॉम द शीट्स। और बीच वाले रीजन में क्या होगा, बीच वाले रीजन में दोनों के दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के अपोजिट आ रहे हैं, तो यहाँ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, E1 वेक्टर
माइनस E2 वेक्टर या E2 वेक्टर माइनस E1 वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा, अलोंग स्ट्रॉन्गर फील्ड। इसी में क्वेश्चन ये आया कि अगर इन दोनों शीट्स पर अपोजिटली चार्ज हो, दोनों शीट पर चार्ज अपोजिट हो, तो फिर क्या होगा, फिर यहां बीच में एक ही डायरेक्शन में आ जाएंगे दोनों, और रीजन 1 रीजन 2 में अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएंगे। तो उसका भी एक स्पेशल केस करते हैं, क्या अपोजिटली चार्ज है दोनों के दोनों शीट्स और चार्ज डेंसिटी दोनों पर सेम है, मतलब सिग्मा 1 इज इक्वल टू प्लस सिग्मा एंड सिग्मा 2 इज इक्वल टू एंड सिग्मा 1 इज इक्वल टू प्लस सिग्मा एंड सिग्मा 2 इज इक्वल टू माइनस सिग्मा। एक पर पॉजिटिव है एक पर नेगेटिव है, तो फिर क्या कंडीशन बनेगी, देखो कंडीशन ये बनने वाली है कि इस पर चार्ज है आपका कितना, इस पर चार्ज डेंसिटी है सिग्मा 1, दूसरी शीट इसके बराबर में ही रखी है, लेकिन इस पर चार्ज डेंसिटी कितनी है, इस पर चार्ज डेंसिटी निगेटिव है माइनस सिग्मा 2, है ना। तो फिर यहाँ बीच में दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में हो जाएंगे। फर्स्ट शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट टू इट, अवे फ्रॉम इट क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, और नेगेटिव शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स इट क्योंकि नेगेटिव चार्ज है ये। और यहाँ क्या होंगे, दोनों साइड बाहर के रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के अपोजिट पड़ेगा, पॉजिटिव का अवे फ्रॉम इट और नेगेटिव का कितना होगा, नेगेटिव का टुवर्ड्स इट होगा, ठीक है। ऐसी यहां बनेगी बात, नेगेटिव का टुवर्ड्स इट E2 और पॉजिटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम इट E1। और क्योंकि सिग्मा 1 सिग्मा 2 इक्वल है, तो फिर इसका मतलब मैग्नीट्यूड में E1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड और E2 वेक्टर के मैग्नीट्यूड दोनों इक्वल है। यहाँ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा आपका, 0, और यहाँ भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा, 0। लेकिन बीच में दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक साथ आ गए, दोनों जुड़ गए आपस में, तो कुल मिलाकर के यहाँ इस बीच वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड आपका बन जाएगा E1 प्लस E2 और दोनों के मैग्नीट्यूड एक हैं, तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट न्यूटन पर कूलम, बीच में बन जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट दोनों दो बार ऐड होकर के सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट बन जाएगा।